Good morning to you all. This is महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू MS क्लासेस। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे वेस्ट 20 MCQ सीरीज़ क्वेश्चन को, जिसको हम डेली सुबह डिस्कस करते हैं 7 o'clock पे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 10। ओके, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सकें। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे वेस्ट MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आज लिया है ये है, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, VD सावरकर या दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आपको यहाँ पे याद रखना है, जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था, है ना। सो आप याद रखेंगे, ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी कुछ न्यूज़पेपर जो हैं वो पब्लिश किए गए थे, जिसमें एक था मराठा और दूसरा जो न्यूज़पेपर था वो था केसरी, है ना। आपको याद रखना है, दो न्यूज़पेपर यहाँ पे पब्लिश किए गए थे, एक था मराठा न्यूज़पेपर और दूसरा था केसरी न्यूज़पेपर। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पब्लिश किए गए थे, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में हम डिस्कस करें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल, तो आप याद रख सकते हैं कि 1893 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, ठीक है ना। क्योंकि वो बैरिस्टर थे या लॉयर थे, तो इंडिया में जो केस वो फाइट करते थे उसी तरह से साउथ अफ्रीका में वो जो इंडियन लोग रहते थे उनके लिए केस फाइट करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे, और 1893 से 1915 तक वो साउथ अफ्रीका में ही रहे थे। उसके बाद 1915 में ये वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और इसके बाद ये 1 से 1.5 साल, लगभग 2 साल के आसपास तक हमारे देश में भ्रमण करते हैं, और 1917 से ये हमारे देश में कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इनके बाद इनके द्वारा कई सारे समय समय पर ईयर दर ईयर अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे 1920 में चलाया गया था असहयोग आंदोलन, 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है महात्मा गांधी से रिलेटेड, आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पे कि व्हेन दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था, है ना। तो यहाँ पे हमने 4 डेट मेंशन की हुई है, 5 अप्रैल, 12 मार्च, 5 सितंबर 1931, या इनमें से कोई नहीं। सो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें आपको याद रखना है कि 12 मार्च जो है 1930, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, और ये चला था 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक, है ना। आप लोग याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और 5 तारीख को ये कहाँ पहुँचे थे? दांडी नामक जगह पे पहुँचे थे, और 6 तारीख को इन्होंने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना है। और इसी मार्च के साथ, इसी दांडी मार्च के साथ इन्होंने एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इसी दांडी मार्च के साथ 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया सेकेंड बड़ा आंदोलन था। ओके, सो आई होप यहाँ पे सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने लिया है ये है काका कालेलकर कमीशन, है ना। काका कालेलकर कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंक रिफॉर्म, इंश्योरेंस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या लैंग्वेज के लिए, है ना। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो काका कमीशन था उसका गठन किया गया था, और ये गठन किया गया था 1953 में, 1953 में।
है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसका गठन किया गया था, 1953 में इसका गठन किया गया था, 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये पहला कमीशन था जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है ना। काका कालेलकर कमीशन 1953 बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमीशन है दैट इज़ मंडल कमीशन। याद रखना है मंडल कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मंडल कमीशन जो है ये सेकंड कमीशन था जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब इसे बनाया गया था, 1979 में इसे बनाया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। और इस रिपोर्ट की जो कई सारी रिकमेंडेशंस थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी कि SEBC के जो लोग हैं या सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, इसका फुल फॉर्म होता है SEBC का, उनको क्या किया जाए 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाए, है ना। और इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद क्या किया गया था, 27% रिजर्वेशन जो आज हम देखते हैं वो दिया गया था जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के पीपल हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये मंडल कमीशन के बारे में आपको डिटेल्स याद रखनी है। इस्टेब्लिश्ड 1979, इसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दी 1980। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी, SEBC या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया जाए, है ना। सो ये सारी बातें आप याद रखेंगे किसके बारे में, मंडल कमीशन के बारे में। ठीक है, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट। आपको याद होगा कांडला पोर्ट जो है ऑब्वियसली गुजरात में आता है, हमारा जो स्टेट है उसमें। तो 2017 में क्या किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। सो आपको याद रखना है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ दिस कांडला पोर्ट। सो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इसको कहा जाता है या दीनदयाल पोर्ट इसको कहा जाता है, ये नाम आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट, इट इज़ दीनदयाल पोर्ट। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। हमारे देश की यदि हम सदर्न पार्ट को देखें तो जो कोस्टल लाइन है जो कि अलग अलग हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे हमें ये बताना है। ठीक है, सो आप लोग याद रखोगे इसकी लेंथ आती है 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर इसकी लेंथ आती है। जबकि इसमें जो हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है। यदि इन दोनों को हटा दिया जाए, इनकी लेंथ ना शामिल की जाए, सिर्फ स्टेट बाउंड्री लाइन की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए तो ये होती है 6100 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि विदाउट आइलैंड्स लेंथ होती है 6100 किलोमीटर और जब आइलैंड्स को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये लेंथ होती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, है ना, वाटर वाली बाउंड्री बनाते हैं। कितने स्टेट हैं, 9 स्टेट है जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल तक चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है कोस्टल लाइन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री टॉप्स अकॉर्डिंग टू द ICC T20 रैंकिंग 2020। ठीक है, मतलब T20 की जो रैंकिंग चलती है ICC के द्वारा क्रिकेट में 2020 में इसमें टॉप किसने किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, सो आपको याद रखना है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने शामिल किया है। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, है ना। 2020 में हाल ही में जो अभी करंट अफेयर की न्यूज़ है, जो नई रैंक आई है उसमें इंग्लैंड ने टॉप किया है। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड टॉप पे है, उसके बाद सेकंड रैंक पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और थर्ड रैंक पे आता है हमारा इंडिया, है ना। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड जो है वो टॉप पे आया है T20 रैंकिंग 2020 में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री
डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट इमरजेंसी। आपको बताना है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश में जलवायु आपातकाल जिसे हम बोलते हैं या क्लाइमेट इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं वो डिक्लेयर की गई है। ठीक है ना, जलवायु आपातकाल या क्लाइमेट इमरजेंसी हाल ही में किस देश में डिक्लेयर की गई है? तो ये डिक्लेयर की गई है न्यूजीलैंड में, है ना, याद रखेंगे आप लोग। न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसमें जलवायु आपातकाल डिक्लेयर किया गया है और कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर के नाम भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। कैपिटल तो स्पेशली वेलिंगटन है, बट यहाँ पे ये नाम भी जैकिंडा एल्डन आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो क्लाइमेट इमरजेंसी का ही आप याद रखेंगे, कहाँ पे हुई है? न्यूजीलैंड में डिक्लेयर की गई है। ठीक है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2020? 2020 का जो नोबेल पीस प्राइस है, नोबेल शांति का जो पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एमसीक्यूज नहीं लिया है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप याद रखेंगे 2020 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है WPF को। ठीक है, WPF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संगठन है जो कि 1961 में बना था और जिसकी हेडक्वार्टर है रोम में, है ना, इटली की कैपिटल रोम में जिसकी हेडक्वार्टर है, इसे 2020 का नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका काम क्या होता है? ऐसे देश जो कि भुखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। और साथ ही साथ यदि किन्हीं देशों में युद्ध वगैरह चलते हैं और यदि वहाँ पे खाने की समस्या होती है तो उन देशों को भी ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं और उनके इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का इन्हें दिया गया है ना। सो आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डीड नागालैंड बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया टू अ यूनियन टेरिटरी? पहले जो नागालैंड था वो एक यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो आपको बताना है कि नागालैंड कब एज अ स्टेट डिक्लेयर्ड किया गया, कब उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। पहले यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद कब ये एक राज्य बना? 1975, 1951, 1974, 1963। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। 1963, 1963 में जो है वो हमारा जो नागालैंड स्टेट है उसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। पहले तो ऑब्वियसली वो एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नागालैंड कब स्टेट बना? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का इनमें से मेंबर कौन नहीं था। ठीक है, सो आप याद रखेंगे जो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और विट्ठल भाई पटेल थे, ये तीनों मेंबर थे स्वराज पार्टी के। ठीक है ना। और इनमें से कौन मेंबर नहीं था स्वराज पार्टी का? शुरुआत में जब ये बनी थी ऑब्वियसली दिसंबर 1922 में जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तो उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया था कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, है ना। दिसंबर में ही मीटिंग होती थी। तो इसके बाद क्या किया गया था? 1923 में ही या इस मीटिंग के बाद ही स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश कर लिया गया था, जिसके 3 मेंबर थे, इंपॉर्टेंट मेंबर थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, है ना। राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। कौन स्वराज पार्टी का मेंबर नहीं था ये पूछा गया है, तो राजगोपालाचारी जो थे वो इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLR? रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, मौद्रिक नीति चलती है, उससे रिलेटेड ये यहाँ पे क्वेश्चन है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, करंट में रहता है हमेशा। सो फुल फॉर्म क्या है पहले आपको ये याद रखना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLR? तो फुल फॉर्म है स्टैट्यूचरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है ना, स्टैट्यूचरी लिक्विडिटी रेशियो ये SLR का फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनको
कुछ राशि हमेशा अपने पास रखनी होती है ना, लिक्विडिटी के फॉर्म में, या बोल सकते हैं हमेशा कैश अमाउंट में अपने पास रखनी होती है, ताकि किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी की कंडीशन है उससे निपटा जा सके। और लगभग 90 to 20% के आसपास इसकी वैल्यू होती है। मतलब हर बैंक को लगभग 19 से 20% राशि अपने पास हमेशा कैश फॉर्म में रखनी होगी, और इसे क्या कहा जाएगा, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके पहले हमने CRR के बारे में भी डिस्कस किया था कि कुछ राशि जो है बैंकों को हमेशा रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है ना, कैश रिजर्व रेशियो जिसे बोला गया था, वो लगभग 4% के आसपास होता था। वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सिडबी जो है फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1990 में, है ना। याद रखोगे आप लोग ये पॉइंट, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्ट होता है स्पेशली MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, या स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करना इस सिडबी बैंक का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो आप याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कब इस्टेब्लिश किया गया था? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, 1990 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? जैसा कि आपको पता है हमारे देश में आज के समय में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। याद रखेंगे, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? टोटल 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं, और कई सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, है ना। सो आपको यहाँ पे ये बताना है, जो 4 ऑप्शन हमने मेंशन किया है, कि इनमें से किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्या CPI है, VSP है, नेशनल तृणमूल कांग्रेस है, या AIDMK है? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, AIDMK, है ना। ये साउथ इंडिया की एक पार्टी है, ठीक है, और ये इसे जो है नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया है, ये एक रीजनल पार्टी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, BSP बहुजन समाज पार्टी, और जो ममता बनर्जी हैं उनकी नेशनल तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों पार्टी जो हैं, इन तीनों पार्टी को क्या किया गया है? नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NGT? NGT का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे हमने मेंशन किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को इसे स्थापित किया गया था। और इसका क्या काम होता है? ऑब्वियसली ये एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अर्धन्यायिक संस्थाएं, और इनका काम क्या है? इस NGT का काम क्या है? पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनकी सुनवाई करना, है ना। सो याद रखेंगे, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 18 अक्टूबर 2010, जो कि क्या काम है इसका? पर्यावरण से संबंधित मामले जो हैं उनकी सुनवाई करना इसका मुख्य काम है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डिटेल अबाउट द ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है अखिल भारतीय सेवाएं। आपने सुना होगा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? आज के समय में हमारे जो IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। सो आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में इन अखिल भारतीय सेवाओं की डिटेल मिलती है। क्या 312, 315, 324 या 343? सो आपको याद रखना है आर्टिकल 312 जो है, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आर्टिकल 312 में हमें डिटेल मिलती है किसके बारे में? आर्टिकल 312 में हमें डिटेल मिलती है ऑल इंडिया
सर्विसेज की या अखिल भारतीय सेवाओं की। इसी तरह 315 में डिटेल मिलती है हमें यूपीएससी के बारे में, है ना, जिसका काम क्या होता है, इन्हीं सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना यूपीएससी, है ना। 315 में डिटेल मिलती है। और हमने डिस्कस किया था कुछ पुराने पार्ट में भी यूपीएससी के बारे में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप पुराने वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं जिसमें सारी डिटेल्स आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति चुनाव प्रोसेस या राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, इसको हमने किस देश से लिया है ना। आपको पता है हमारे संविधान में कई सारी प्रावधान है जो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। तो इस राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया का जो प्रावधान है उसे किस कंट्री से लिया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका या जर्मनी 4 ऑप्शन हैं। सो आंसर इसका है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आयरलैंड से हमने क्या किया है, राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है जिसे हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं, वो लिया गया है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, दैट इज गगन नारंग। आपको बताना है कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है, ठीक है। सो याद रखोगे राइफल शूटिंग या शूटिंग से रिलेटेड आते हैं हमारे गगन नारंग, जिन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो लंदन ओलंपिक हैं 2012 के जो हुए थे उसमें। 2012 में ओलंपिक्स जो हुए थे लंदन में, उसमें इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल लिटरेचर प्राइज 2020। 2020 के जो नोबेल प्राइज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि हर सीरीज़ में एक या दो इम्पॉर्टेंट नोबेल से जो क्वेश्चन है 2020 के, और जो स्टैटिक जो क्वेश्चन है नोबेल से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे शामिल करें। सो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल लिटरेचर प्राइज 2020। सो यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर मेंशन किया है लुइस ग्लक, ठीक है। लुइस ग्लक जो है यूएसए से बिलोंग करती है, ठीक है। उनको 2020 का लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है, नोबेल लिटरेचर प्राइज, वो दिया गया है, ठीक है। एवेर्नो इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है, ये भी आप लोगों को नाम यहाँ पे याद रखना है। लिटरेचर नोबेल प्राइज 2020 किसको दिया गया है, लुइस ग्लक को दिया गया है, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर रेलवे बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, है ना। आपको बताना है कि जो रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सो आंसर है 1905। 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। सो आज के ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।